जो वेबसाइट जिस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है, जैसे मान लीजिए मैं अमेजन एक वेबसाइट ओपन करता हूँ यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट ओपन करता हूँ। लेट मी लॉग टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। माइक्रोसॉफ्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है, ठीक है। तो आप देखेंगे नीचे में, जब आप नीचे आए तो यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है योर प्राइवेसी चॉइस, ठीक है। तो इसी तरह से, जस्ट ए मिनट, तो अगर मैं इसको क्लिक करूं योर प्राइवेसी चॉइस, तो क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर इन्होंने ये सारा डिटेल लिख रखा है कि हम ये ओपन हो रहा है, पूरा फुल्ली ओपन नहीं हुआ है, कुछ टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर ये अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन, शेयर माय डेटा विद थर्ड पार्टी फॉर पर्सनलाइज्ड एड्स। तो ये अगर ऑन है, इसका मतलब है कि जो आपने माइक्रोसॉफ्ट में, मान लीजिए आप वेबसाइट में जो विजिट कर रहे हैं, ठीक है, जो पेजेस विजिट कर रहे हैं, या उनके साइट पे जो आपने लाइक किया, तो वो जो इंफॉर्मेशन है, दैट इंफॉर्मेशन कैन बी पास ऑन टू सम अदर वेबसाइट। ये इन्होंने लिख रखा है। देखो, अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, व्हेन दिस साइट इज ऑन, व्हेन दिस सॉरी सेटिंग इज ऑन, अगर ये ऑन है, अभी फिलहाल ये ऑन है, ठीक है। ये मैंने अगर अब ये जो वेबसाइट मैंने ओपन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट का, तो अब ये कुकीज स्टोर कर रहे हैं मेरे सिस्टम पे। अब क्या लिखा उन्होंने, व्हेन दिस सेटिंग इज ऑन यू विल सी एड्स दैट आर मोर पर्सनलाइज्ड एंड डेटा विल बी शेयर्ड विद थर्ड पार्टीज अबाउट योर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज। तो आप जो भी इनके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, जो जो पेज विजिट कर रहे हैं, तो आपके प्रेफरेंसेस को ये स्टोर कर रहे हैं और ये उसको दूसरे थर्ड पार्टी को भी देंगे। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो अब आप इसको ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑफ हो जाएगा। तो आप इसको आप अभी फिलहाल ये ऑफ नहीं हो रहा है समहाउ, हाँ ये ऑफ हो गया। तो इस तरह से आप अगर यानी इसी तरह से बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं, इश्यूज आ रहे हैं, ये नेट हमारा जी। तो इस तरह के बहुत सारे वेबसाइट हैं जो कि कुकीज को स्टोर करता है। जैसे अगर मैं देखूं अपने आपको कुकीज मैं दिखाता हूँ, लेट मी शो यू। सेटिंग्स में जाएं, यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। तो अब यहाँ पर एक ऑप्शन है थर्ड पार्टी कुकीज, ठीक है। तो कुकीज क्या है, एक स्मॉल फाइल होता है जो कि उसमें कुछ इंफॉर्मेशन रहता है एक्चुअली। तो अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो ये कुछ इंफॉर्मेशन होगा कि ब्लॉक थर्ड पार्टी कुकीज। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ये वेबसाइट कुकीज वो फाइल आपके सिस्टम पर नहीं स्टोर करे, तो आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। और अलाउ थर्ड पार्टी कुकीज, जैसे अभी अलाउड है ये कि थर्ड पार्टी कुकीज को हम स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे डिलीट ब्राउजिंग डेटा, इसमें जब आप डिलीट करेंगे तो यहाँ पर ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ साथ कुकीज भी डिलीट करने का ऑप्शन है ना। अब जैसे अभी फिलहाल 53 साइट्स ने मेरे सिस्टम पे अपना कुकीज फाइल स्टोर कर रखा है। तो कुकीज जो है यूजफुल फाइल होता है, लेकिन हर वेबसाइट का कुकीज जो है यूजफुल नहीं होता है। कोई अगर इंटेंशनली उन्होंने डिजाइन कर रखा है कि मैलिशियस कुकीज, तो ये हार्मफुल भी होता है। अच्छा, कुकीज जो है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट भी हैं जो कि आपके कुकीज को रीड करते हैं, यानी आपके सिस्टम के कुकीज को। तो मान लीजिए आप लॉग इन है, लेट से किसी वेबसाइट पर आप लॉग इन है, तो दोबारा से आपको लॉग इन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कुकीज है आपके सिस्टम पे तो दोबारा से लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने अगर आपके किसी अटैकर ने आपके कुकीज को इसी तरह से हैक कर लिया, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपके नाम पर उस साइट पे लॉग इन भी हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। तो इसलिए जनरली क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि कौन से वेबसाइट का कुकीज आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो रहा है। अगर मैं दिखाऊं कि एक मिनट, यहाँ पर जस्ट ए मिनट, यहाँ पर एक ऑप्शन है जो कि
जहां से आपको सी ऑल साइट, अब ये जैसे है, मैंने जितनी वेबसाइट ओपन कर रखा है, जैसे एयर इंडिया एक्सप्रेस मैंने खोला था कभी, तो उनका अपना कुकीज है। देखो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुकीज, जैसे चैट जीपीटी हमने यूज किया तो ये 18 कुकीज यूज कर रहे हैं, तो इसमें अब दोबारा से मुझे लॉगिन नहीं करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट कर दें, है ना। तो कोई भी कुकी, जैसे अभी माइक्रोसॉफ्ट खोला, माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये 7 कुकीज मेरे सिस्टम पर रख रखा है। ठीक है, तो इसको हम डिलीट कर दें, हम यूज नहीं है तो इसको डिलीट कर दें। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं कुकीज के साथ, तो यूजफुल तो होता है, लेकिन कभी कभी केस में ये इसके साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है। तो कुकीज आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल स्टोर्ड ऑन योर वेब ब्राउजर बाय वेबसाइट। हर वेबसाइट, मतलब हर नहीं कहेंगे, जैसे ऑलमोस्ट majority of websites are actually storing cookies at your end, at your system. They help website remember you. ये इससे वेबसाइट आप, जैसे मान लीजिए कोई वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट एलेट से, आपने माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट ओपन किया, तो जब वो आप दोबारा माइक्रोसॉफ्ट विजिट करेंगे तो वो माइक्रोसॉफ्ट आपको आइडेंटिफाई कर लेगा, यानी कि आपके प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर लेगा। कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? बिकॉज कुकीज आर स्टोर एट योर सिस्टम। तो वो कुकीज को रीड करते हैं, कुकीज को रीड करके अब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे ये कौन से यूजर है। ठीक है, सो एवरीडे एग्जांपल, स्टेइंग लॉग्ड इनटू फेसबुक और जीमेल में लॉग इन जो रहते हैं तो वो एक्चुअली कुकीज के थ्रू है। शॉपिंग कार्ट में, जैसे अमेजन में जो शॉपिंग कार्ट है आप ऐड करते हैं, बगैर लॉगिन के भी ऐड कर सकते हैं, राइट। तो वो जो प्रोडक्ट आपको दिखता है, दोबारा से अमेज़न पर जाएं तो जो प्रोडक्ट दिख रहा है तो बिकॉज ऑफ दोस कुकीज। अच्छा, आपका लैंग्वेज प्रेफरेंसेस भी, आप इंग्लिश है, उर्दू याद है, तो वो वेबसाइट भी रिमेंबर करते हैं इसी कुकीज के थ्रू। तो बहुत सारे यूजफुल एस्पेक्ट्स भी हैं कुकीज के, और ज्यादातर यूजफुल एस्पेक्ट्स है, लेकिन कुछ इसको मिसयूज भी कर लेते हैं। इसके साथ सिक्योरिटी रिस्क भी है। तो क्या रिस्क है कि कुकीज को लोग चोरी भी कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे नुकसान क्या है, यानी उससे सेशन हाईजैकिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है कि मान लीजिए जीमेल में आप पहले से लॉगिन है, राइट, आपका कुकीज ऑलरेडी सेव है। अगर समहाउ किसी ने अगर उस जीमेल के कुकी को अगर स्टील कर लिया, चुरा लिया, तो वो क्या होगा ऑटोमेटिकली, अच्छा फिर वो अपने सिस्टम पर उस कुकीज को ऐड कर लेंगे, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली आपके नाम से वो लॉगिन हो जाएंगे। इसलिए क्या करते हैं जनरली जो इस तरह के जितने भी वेबसाइट हैं, जो पॉपुलर वेबसाइट है, ये कुकीज का एक टाइम फ्रेम भी सेट करते हैं कि कितने दिन तक हो सकता है, 2 दिन 3 दिन। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे प्रिकॉशन भी रखते हैं। तो अगर कोई आपके कुकीज को इंस्टॉल कर लेगा तो वो आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। इसी तरह से प्राइवेसी इशू भी है इसके साथ। तो जो थर्ड पार्टी कुकीज है, अगर आपने इंटेंशनली किसी वेबसाइट में, अब आप थर्ड पार्टी कुकीज है, ठीक है, अब आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं इंटरनेट पे, जो भी वेब सर्च कर रहे हैं, तो वो क्या है, कुकीज ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको ट्रैक करे कि कौन सी वेबसाइट पे जा रहे हैं, किस तरह के वेबसाइट को लाइक करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो इसलिए जनरली क्या करना चाहिए, रेगुलर इंटरवल पे कुकीज को डिलीट करते रहना चाहिए। ठीक है, और जो कि वेबसाइट आप, जैसे जीमेल है, मान लीजिए फेसबुक है, ठीक है, उसका कुकीज स्टोर है, तो कुछ दिन पर आप उसको वो अपना ऑटोमेटिकली उसको डिलीट करते रहिए आप, है ना। तो अब बाकी वेबसाइट है उसको तो डिलीट ही कर दीजिए, कुछ उसका तो काम ही नहीं है। जैसा भी हमने देखा है, आपके बहुत सारे कुकीज थे मेरे सिस्टम पे, तो आज इसलिए ज्यादा है क्योंकि मैंने आज बहुत सारा वेबसाइट एक्सेस किया था लेक्चर बनाने के लिए, तो बहुत सारे वेबसाइट को मैंने एक्सेस किया, तो उस वजह से ये कुकीज इतना दिख रहा है, अदरवाइज हमारा कुकीज खाली रहता है। अब जैसे मैं दिखाऊं कि कुकीज किस तरह से, अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई वेबसाइट है कुकीज क्या स्टोर करेगा, तो कोई भी वेबसाइट आप ओपन करिए और आप, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट किस तरह के कुकीज देख सकता है, तो इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाइए। यहाँ एक दिख रहा है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट पे जाएंगे तो कुछ इस तरह का आपका ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर एक एप्लीकेशन दिख रहा है, एप्लीकेशन,
तो एप्लीकेशन में जाएंगे तो यहाँ आपको ये सारे कुकीज जो हैं, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये सारे कुकीज आपके सिस्टम पर ये स्टोर करेंगे। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट ओपन किया, खोला, तो ये सारे कुकीज आपके सिस्टम पे स्टोर होंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करे, ये अकाउंट का इन्फॉर्मेशन रखेगा ये कुकी। वो अकाउंट का इन्फॉर्मेशन मतलब आपने लॉग इन किया अकाउंट, मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट पे, अब दोबारा जब आएंगे आप और लॉग आउट नहीं किया लेट से, तो दोबारा आएंगे तो यहाँ इस कुकीज को रीड करके वो दोबारा से आपको लॉग इन कर देगा, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे अब इसी तरह देखिए ऑनलाइन मैट्रिक्स, ये यानी आपका प्रेफरेंसेस को ये ट्रैक करेगा, ठीक है। कौन कौन सा वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं वो सब आप ट्रैक कर सकता है। जैसे मैंने देखा था ना ऑन और ऑफ करके, तो अगर वो ऑन है, अभी जैसे मैंने ऑफ कर रखा है इसलिए यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा आपको, है ना, मैंने ऑफ कर रखा है। अगर मैं ऑन कर दूं तो ये कुछ कुकीज फिर पॉपुलेट हो जाएंगे। इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप कभी चेक कर सकते हैं कि कोई सी भी वेबसाइट, अब जैसे अगर मैं इसको एमयू का वेबसाइट ओपन करूं, ठीक है, तो एमयू के वेबसाइट में देखिए सिर्फ एक कुकी, ये वाला एक कुकी है, कुकीज हैं जो कि यहाँ पर हम लोग स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज बस सिंगल ये एक ही कुकीज है। अब इसमें ना हम कोई चीज उनका प्रेफरेंसेस, यूजर का प्रेफरेंसेस स्टोर कर रहे हैं, ना हम उसे दोबारा से लॉग इन करने को कहेंगे, यानी हर बार लॉग इन करना होगा उनको, ठीक है, सॉरी, हर बार लॉग इन करना होगा, यानी एक बार लॉग इन करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। जब दूसरी बार आप सिस्टम एमयू का वेबसाइट ओपन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे कुकीज हैं जो कि यूजफुल होते हैं, लेकिन हर वेबसाइट का कुकीज यूजफुल नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा ये सब भी ध्यान रखना चाहिए कि कुकीज, इसलिए रेगुलर इंटरवल पे हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में जाकर आप जाइए और कुकीज को डिलीट करिए। जैसे यहाँ डिलीट कैसे कर सकते हैं, हिस्ट्री में गए और यहाँ पर आप देखेंगे डिलीट ब्राउजिंग डेटा। डिलीट ब्राउजिंग डेटा में अब जो डिलीट करना है, देखिए यहाँ पर कुकीज भी है, ब्राउजिंग हिस्ट्री भी है, कैश्ड इमेज और फाइल्स है, डाउनलोड हिस्ट्री है, तो इसको आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं डिलीट ही कर देता हूँ। तो ये कुछ कुकीज डिलीट हो गए हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम फ्रेम, ठीक है। सो दैट इज रिलेटेड टू द कुकीज। जस्ट अ मिनट। अच्छा, इनसे सेफ कैसे रह सकते हैं, यानी कुकीज के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं कुकीज की वजह से, उससे हम कैसे बच सकते हैं। तो अवॉइड लॉगिंग इनटू सेंसिटिव अकाउंट्स ऑन पब्लिक वाईफाई, जैसे मैंने बताया। आवाज बहुत आ रही है, हेलो। ये आमिर साहब थोड़ा आप म्यूट कर दीजिए अपने को। आमिर भाई का आमिर अली, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए अपने को। जी ठीक है, थैंक यू। तो इससे कैसे बच सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि लॉगिंग एक तो पब्लिक वाईफाई पे, जहाँ पे भी अकाउंट ओपन करने वाला जो ऑप्शन है ना, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो मैंने बताया कि उसको अवॉइड करना चाहिए, प्लस है कि अकाउंट भी ओपन करने का, जहाँ पर आप यूजर आईडी पासवर्ड करके अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो वो भी अवॉइड करना चाहिए। ऑलवेज लॉग आउट फ्रॉम शेयर्ड, अच्छी शेयर्ड कंप्यूटर्स का मतलब है कि जैसे ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप है, लेकिन जैसे लैब में यूज कर रहे हैं या कहीं पब्लिक प्लेसेस पे कोई ऐसा सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वहां पर तो हमेशा लॉग आउट करना चाहिए और वहां पर कुकीज को डिलीट भी कर देना चाहिए। क्लियर कुकीज प्रोडक्टली, स्पेशली ऑन शेयर्ड सिस्टम, जहाँ पर भी शेयर सिस्टम यूज कर रहे हैं। और इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, कुकीज में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज करें, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड का ही है, और मोबाइल के थ्रू जो ओटीपी जनरेट होता है उसको भी यूज करना चाहिए। सो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसको हम लोग कहते हैं। एक तो वन फैक्टर हो गया यूजर आईडी पासवर्ड, अनदर फैक्टर इज ओटीपी थ्रू मोबाइल, सो दैट वी कॉल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो इन सब के थ्रू वी कैन अवॉइड सिक्योरिटी थ्रेट ऑफ अनवांटेड कुकीज। अच्छा, मैंने अब डिस्कस किया था कि वेबसाइट को कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वेदर ए वेबसाइट इज वैलिड आउट, ठीक है, ठीक तो नहीं है,
मतलब उस तरह के वेबसाइट को, किस तरह के वेबसाइट को हम यूज करें। तो एक मिनट मैं पेन ओपन करता हूँ जी। तो चेक द लॉक सिंबल इन द ब्राउजर। तो कभी भी आपने अगर वेबसाइट ओपन करें, एक चीज जरूर देखना चाहिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, लेट मी ओपन दिस वन। जैसे Are हम, you SSL certificate? The जी जी, locker. हाँ हाँ जी जी, तो एक चीज तो जरूर देखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि यूआरएल जरूर देखा करिए आप, ठीक है। अब ऐसे एएमयू है, ये एएमएमयू नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वैलिड वेबसाइट है। फोटोग्राफ पे नहीं जाना चाहिए। फोटोग्राफ लगेगा कि आपको वैलिड नहीं, फोटोग्राफ तो कोई भी ले लेगा। यहाँ पे जो भी आपको डिस्प्ले हो रहा है, दैट कैन बी डिस्प्लेड इन फेक वेबसाइट एज वेल, ठीक है। लेकिन क्या चीज उससे बचाएगी हमें, तो फिशिंग अटैक से और फेक वेबसाइट से, तो ये जो यूआरएल नेम है, एक तो ये चीज आपको देखना चाहिए। दूसरा ये कि ताला लगा हुआ है कि नहीं। तो ताला लगा हुआ है कहने का मतलब है कि ये सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है। सिक्योर वेबसाइट कहने का मतलब क्या है। अब जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे मैंने ओपन किया amu.ac.in, तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन बैकएंड में बहुत बड़ा प्रोसेसिंग हुआ है। यानी जैसे ये अब तो एक वेब एप्लीकेशन में एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाता है। क्लाइंट मतलब जो ब्राउजर है वो क्लाइंट कहलाता है। जैसे अभी मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोल रखा है, ठीक है, या गूगल क्रोम है, मोजिला कुछ भी है, तो ये क्लाइंट कहलाता है। सर्वर क्या है, जहां पर एक्चुअली ये वेबसाइट होस्ट है, होस्टेड है। जैसे हमारा एएमयू का जो होस्टेड है, समहाउ कहीं पर होस्टेड होगा। मान लीजिए कि कंप्यूटर सेंटर पे सर्वर है, वहां चल रहा है, वहां होस्ट है। अब मैंने जो रिक्वेस्ट किया amu.ac.in, ये रिक्वेस्ट जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाता है होस्ट के पास, ठीक है, जहां सर्वर है। और जो पेज आपको दिख रहा है वो एक्चुअली रिस्पॉन्स के फॉर्म में आया, रिस्पॉन्स के फॉर्म में आता है वहां से, सर्वर एंड से। अब जो ब्राउजर है आपका, वो उसको डिक्रिप्ट करता है उस पेज को, ठीक है। तो जितना भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट का मतलब है जैसे मैं यहाँ पर एक ये जॉब साइट एएमयू खोलूं, तो ये एक रिक्वेस्ट गया वहां पर सर्वर एंड पे, ठीक है, और रिस्पॉन्स के फॉर्म में सर्वर से आया हमारे पास, तो तभी ये दिख रहा है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है सब कुछ, लेकिन हो रहा है क्या, ये सिक्योर फॉर्म में हो रहा है, इंक्रिप्टेड फॉर्म में। और फिर रिक्वेस्ट भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाता है, रिस्पॉन्स भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में आता है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए जैसे अगर ये ताला नहीं लगा हुआ है, ठीक है, या ताला है ही नहीं है ऑल टुगेदर, या ताला ओपन है, ठीक है, लॉक इज ओपन। तो बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं इसमें। एक तो है कि ताला है ही नहीं है, या दूसरा सिनेरियो ये है कि ताला है लेकिन लॉक ओपन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन जो शेयरिंग हो रहा है क्लाइंट सर्वर एंड से, वो सिक्योर नहीं है। जैसे मैंने यहाँ लॉग इन किया लेट्स से, तो अब जैसे मैंने यहाँ पर यूजर आईडी, एम्प्लॉय आईडी या पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लॉग इन करेंगे तो ये क्या जाएगा, ये क्लाइंट है, मैंने आपको बताया ये ब्राउजर क्लाइंट होता है। अब ये रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पर, सर्वर एंड पे। तो ये मेरा जो एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड है, ये सब इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था इंक्रिप्शन, तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में। अब वो सर्वर एंड पे इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, सर्वर आप वहां पर डिक्रिप्ट कर लेगा, ठीक है। तो अगर समहाउ अगर ये मेरा यूजर आईडी पासवर्ड कोई पता भी कर लेते हैं, ठीक है, होता क्या, बहुत सारे टूल हैं। जैसे एक टूल होता है वायर शार्क टूल होता है। तो वायर शार्क टूल क्या करता है, अगर मैं इसको एमयू नेटवर्क, अभी जैसे हम यहाँ यूज कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस में, अगर मैं उसको अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर दूं वायर शार्क को, तो जितना भी नेटवर्क ट्रैफिक है, ठीक है, जो भी लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब नेटवर्क ट्रैफिक को हम एसेस कर सकते हैं। तो उस ट्रैफिक को एसेस करने के बाद हम जो भी डेटा है सबको हम डेटा को देख सकते हैं। तो अगर इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जाएगा, जैसे मान लो मैंने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड डाला, अगर इंक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जाएगा तो कोई भी रीड कर सकता है, ठीक है। वो सिर्फ वाचार को इंस्टॉल कर ले और वो रीड कर सकता है। तो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाने से फायदा क्या होगा कि अगर वो रीड भी कर लेगा, then they would not be able to deduce it, है ना, क्योंकि वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में है, उसको वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, उनको की नहीं मालूम है। तो इससे ये फायदा होता है। एक बार हमारे एक जगह जब हम पीएचडी कर रहे थे, तो हमारे सुपरवाइजर साहब, तो उस वक्त जो उस यूनिवर्सिटी का जो इंटरनल
इंट्रानेट था, तो उस पर जो ईमेल हम लोग यूज करते थे, तो वो HTTPS पे नहीं था। यानी ये एक होता है ना HTTPS, यहाँ लिखा हुआ है, तो एस का मतलब यहाँ होता है सिक्योर, ठीक है। तो पहले जो लोग यूज करते थे HTTP पर पहले चलता था, यानी इस तरह से चलता था। अब HTTP जनरली नहीं यूज करते हैं क्योंकि वो सिक्योर नहीं होता है। तो अब वो HTTP पे था, तो मैंने क्या किया, वायरशार्क टूल इंस्टॉल किया, और फिर मैंने थोड़ा सा हम एसेस कर रहे थे, कुछ मेरा PhD का पार्ट था उसको, तो मैं एसेस कर रहा था, तो देखा मैंने हमारे सुपरवाइजर के नाम से यूजर आईडी है, और फिर बगल में पासवर्ड चिपका हुआ है। तो मैंने सर को जाकर यूजर आईडी पासवर्ड सर को लाके दे दिया, सर ये आपका यूजर आईडी है, पासवर्ड है। बोला अरे तुम्हें कैसे पता? तो मैंने बताया कि सर ये इंस्टॉल करके हमने ये चेक किया था, तो आप चेंज कर लीजिए। तो उसके बाद से फिर उसके बाद से ये सिक्योरिटी इन्फोर्स किया गया, यानी HTTPS पे फिर ईमेल को रखा गया। उसके बाद वो फिर तब सिक्योर था। अब अगर हम रीड भी कर ले तब भी हमें मालूम नहीं चलेगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होगा। तो इस इंक्रिप्शन के लिए, सिक्योर सर्टिफिकेट के लिए AMU एनुअली पे करती है। अगर मैं इसको क्लिक करूं, क्लिक करके यहाँ पर देखिए लिखा हुआ कनेक्शन इज सिक्योर, ठीक है। तो कनेक्शन अगर हम देखें, कनेक्शन इज सिक्योर, शो सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट शो होगा। तो सर्टिफिकेट हम लोगों ने किससे लिया है? ये कंपनी ग्लोबल साइन RS से। अब एनुअली हमें पे करना पड़ता है। अब जैसे ये जो वैलिड है, ये कब इशू हुआ है? अक्टूबर 8, 2024। अब ये 16 नवंबर को एक्सपायर हो जाएगा। तो एक साल का ये सर्टिफिकेट देती है कंपनी, ठीक है, और फिर AMU पे करती है। तो 1 साल के बाद अगर नहीं रिन्यू कराया तो कुछ दिन के लिए ग्रेस पीरियड देंगे, और फिर उसके बाद ग्रेस पीरियड देने के बाद भी रिन्यू नहीं करवाया तो ताला को ओपन कर देंगे। इसका मतलब है कि अब ये सिक्योर नहीं है हमारा वेबसाइट, ठीक है। तो इसलिए कभी भी वेबसाइट को, अगर आप कोई सा भी वेबसाइट ओपन करें, और स्पेशली जहां पर अकाउंट बनाते हैं हम लोग, उसमें मेन आपको देखना है, जहां पर अकाउंट आप जैसे लेट्स से कि फेसबुक यूज कर रहे हैं, तो फेसबुक में हम यूजर आईडी लॉगिन करते हैं। ये इसी तरह हम AMU में अपना अकाउंट पे लॉगिन करते हैं। तो जहां पर भी लॉगिन करते हैं, स्पेशली उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो भी वेबसाइट, जैसे IRCTC हम यूज कर रहे हैं, मेक माई ट्रिप यूज कर रहे हैं, वहां पर हम यूजर आईडी लॉगिन पासवर्ड के थ्रू, उन सारे वेबसाइट में स्पेशली ये ध्यान देना चाहिए कि ताला लगा हुआ है कि नहीं, ठीक है। और अब ताला लगा हुआ है तो अब आप उसमें अकाउंट को ओपन यूज करिए, यूजर आईडी पासवर्ड अब आप बेझिझक उसको यूज करिए, क्योंकि वो सिक्योर होगा। अदरवाइज नहीं तो वो सिक्योर नहीं होगा, इसलिए ऐसे वेबसाइट को यूज नहीं करना चाहिए। और अगर गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, ये तो आपको इसमें देखेगा, है ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट का ये ब्राउजर है। इसी तरह अगर गूगल क्रोम में अगर यूज कर रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर देखूं तो गूगल क्रोम में आपको ताला नहीं दिखेगा, लेकिन आप यहाँ व्यू साइट इंफॉर्मेशन में जाके कनेक्शन इज सिक्योर, देखिए ये लिखा हुआ रहेगा, कनेक्शन इज सिक्योर, है ना। तो ये चीजें जरूर देखना चाहिए, है ना, कि इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है। आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल ऑफ व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं इसके साथ, तो जरूर सर्टिफिकेट जरूर देखना चाहिए। और तो ये हमने डिस्कस किया। जस्ट अ मिनट। सो मेक श्योर द URL स्टार्ट विद HTTPS, हमने आपको बताया, ये ध्यान दीजिए। ए पैडलॉक आइकन शुड अपीयर इन द एड्रेस बार, है ना, ये जो पैडलॉक है, लॉक लगा हुआ होना चाहिए, ताला खुला नहीं होना चाहिए। क्लिक इट टू व्यू सर्टिफिकेट डिटेल्स, इसको आप देख भी सकते हैं, बट सर्टिफिकेट डिटेल मैंने जैसे आपको दिखाया था अभी, ये देख सकते हैं। दिस मीन्स डाटा बिटवीन यू एंड द वेबसाइट इज इंक्रिप्टेड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सर्टिफिकेट वैलिड है तो जितना भी जो आप पेज ओपन कर रहे हैं या लॉगिन कर रहे हैं, सारा सिक्योर है, ठीक है। अब दूसरा क्या है चेक करने के लिए कि लुक एट द वेबसाइट URL केयरफुली, है ना, कि देखिए जैसे फेसबुक है, तो इसमें देख रहे हैं ये इज इट ए वैलिड वेबसाइट और फेक वेबसाइट? सर फेक है ये, है ना। सर इसमें इन्होंने डबल ओ ना लगा के एक ओ लगाया है और एक आई थिंक 0 लगा दिया है। हाँ, ये 0 है एक्चुअली। तो ये एक्चुअली तो ये URL इस तरह से ये चेंज कर देते हैं, तो इसलिए बहुत ध्यान देना चाहिए। तो ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक तो लॉक लगा होना चाहिए, दूसरा क्या है कि URL आप ध्यान से देखिए। अच्छा, जो भी वेबसाइट होंगे ना, जो अकाउंट जिनके अंदर आप बनाते हैं, तो जनरली वो अपनी पूरी प्राइवेसी पॉलिसी भी बताते हैं, ठीक है।
जहां पर भी आपका अकाउंट बन रहा है। तो इसलिए जरूर प्राइवेसी पॉलिसी भी देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको वो उसका दिखाया था माइक्रोसॉफ्ट का, एक मिनट मैं दोबारा से ओपन करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो जनरली बॉटम पे ये अपनी पॉलिसी देख, जैसे यहाँ पर ये तो प्राइवेसी है, प्राइवेसी इंफॉर्मेशन, ये अगर इसको मैं चेक करूं तो अब यहाँ पर ये पूरा इनका डॉक्यूमेंट होता है। जैसे इन्होंने लिखा कि योर प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट टू अस, फिर ये सारा डॉक्यूमेंट देते हैं कि कैसे हम प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये सारा इनका इन्फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो फेक वेबसाइट होता है तो इस तरह का उनका प्राइवेसी पॉलिसी कुछ मेंशन नहीं होता है। तो जहां पर आपको कुछ डॉट लगे तो पहले उसको वो भी देख लीजिए कि प्राइवेसी पॉलिसी इस वेबसाइट का है कि नहीं। तो नो प्राइवेसी पॉलिसी है तो कुछ आपके मन में डाउट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह के कुछ फॉरम्स हैं जहां पर हम चेक कर सकते हैं कि ये वेबसाइट लेजिटिमेट है कि नहीं, वैलिड वेबसाइट है कि नहीं। जैसे मान लीजिए इसी तरह गूगल का अपना सेफ ब्राउजिंग है। एक मिनट, जैसे मैं इसको ओपन करूं, गूगल सेफ ब्राउजिंग, गूगल सेफ ब्राउजिंग ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। तो ये क्या, ये ऑनलाइन एक सिस्टम प्रोवाइड किया है इन्होंने, गूगल ने। अगर कोई भी वेबसाइट हम चेक करें जैसे amu.ac.in, तो ये कुछ इसका इंफॉर्मेशन बता देंगे कि ये वेबसाइट नो अनसेफ कंटेंट फाउंड, यानी इसमें कोई अनसेफ कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो ये सिक्योर है, इसका मतलब है समहाउ, मतलब ऐसा नहीं है कि इसने बता दिया एकदम सही है, फेक नहीं है। लेकिन हाँ, आपको एक पता चल जाए कि ये इसमें कुछ सिक्योरिटी थ्रेट की पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इसी तरह से एक स्कैम एडवाइजर होता है, कोई स्कैम एडवाइजर, ये जाके वेबसाइट में आप इसमें भी चेक कर सकते हैं कि कोई स्कैम तो नहीं है। बहुत सारे है ना जो स्कैम चलते हैं किसी वेबसाइट के थ्रू। तो ये भी ओपन नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से कुछ इनका डाउन होगा। तो इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वहां पर क्या करना है, आपको जाकर वेबसाइट टाइप करना है और amu.ac.in कुछ लगे, अगर आपको कुछ भी किसी वेबसाइट पे डाउट है, हाई ट्रस्ट रेटिंग, हम देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है हाई ट्रस्ट रेटिंग, दिस साइट लुक सेफ टू अस, ठीक है। तो कुछ ये सब टिप्स हैं थ्रू विच यू कैन इंश्योर कि ये वेबसाइट सेफ एंड सिक्योर है कि नहीं, ठीक है। जैसे हमने आपने वेबसाइट का दिखाया यहाँ पर कि HTTPS पर भी है और लॉग भी लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा। ये हमेशा ये जो मैलिशियस अटैचमेंट होता है, कभी भी आप एक तो जो भी अननोन यूजर हैं या जहां से मेल आ रहा है लेट से, और आप उनको जानते नहीं हैं और उसमें कुछ अटैचमेंट है, तो कभी भी अटैचमेंट ओपन नहीं करना चाहिए, इसलिए अवॉइड करना चाहिए अटैचमेंट। और एक चीज ये भी है कि अगर अटैचमेंट में आप देखिए कि .exe है, इसका मतलब है कि exe का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल तो ये तो कभी ऐसा कभी ओपन ही नहीं करना चाहिए। एग्जीक्यूटेबल इज वेरी डेंजरस फाइल, इसका मतलब है कि वो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहता है ये फाइल, ठीक है। तो इस तरह से कभी भी अटैचमेंट है ना, बहुत कॉशियस रहना चाहिए। अटैचमेंट कभी भी एज सच ओपन नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको जो नोन यूजर है जिनको आप जानते हैं, है ना, और अगेन फिर उनका भी ईमेल आईडी जरूर चेक करिए कि डोमेन क्या है, @ के बाद क्या है। जैसे मैंने बताया था कि एक जो केस जो खलील साहब का जो मेरे पास मेल आया कि बहुत अच्छा वेबसाइट है, इसको चेक करिए, तो उसमें मैंने गलती क्या की थी कि उन्होंने खलील तो नाम लिखा था, लेकिन @ के बाद मैंने चेक नहीं किया, तो @ वो live.com पे था। वो तो वो जो वैलिड डोमेन है जैसे जीमेल है, ठीक है, उसके बाद याहू है ना, तो gmail.com होगा, yahoo.in होगा या yahoo.com होगा। तो इस तरह का जरूर वो चेक करना चाहिए कि कहाँ से मेल आ रहा है। पब्लिक वाईफाई, मैंने आपको बताया कि पब्लिक वाईफाई में जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, जहां अच्छा अकाउंट ओपन करना है उसको भी अवॉइड करना चाहिए, ठीक है।
पब्लिक वाईफाई। एक टेक्नोलॉजी तो होता है जूस जैकिंग, जैसे आप मान लीजिए बस पे जा रहे हैं, आजकल है कि वहां आप उसमें चार्ज में भी कर सकते हैं। तो चार्ज करने के लिए भी उसमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए कि जो आपको लगता है कि हाँ ये लेजिटिमेट है, यानी कि जैसे गवर्नमेंट का है तो ठीक है उसमें आप यूज कर लीजिए, लेकिन जो प्राइवेट कैब पे जा रहे हैं अगर वहां चार्ज करने का तो थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसी से वो चार्ज भी होता है, इसी तरह से उससे आप डेटा शेयर भी होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो अवॉइड करना चाहिए। तो एक मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी टिप्स देना चाहूंगा कि स्टे स्मार्ट वेयर एस स्टैंड्स फॉर सिक्योर पासवर्ड एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, एम स्टैंड फॉर माइंड फिशिंग ईमेल, उस तरह के ईमेल आप जरूर देखें जो भी फिशिंग ईमेल है। अवॉइड पब्लिक वाईफाई रिस्क, और स्टैंड फॉर रेगुलर अपडेट। रेगुलर अपडेट का मतलब ये है जैसे यानी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए, है ना। जो भी लेटेस्ट थ्रेट्स आ रहे हैं, लेटेस्ट साइबर सिक्योरिटी अटैक्स हैं, उससे अपने आप को जानना चाहिए। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें भी रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। अपडेट क्यों आता है? जैसे एक टर्मिनोलॉजी कह रहा था जीरो डे वल्नरेबिलिटी। जीरो डे वल्नरेबिलिटीज का मतलब है जब भी कोई सॉफ्टवेयर रिलीज होता है, जैसे मान लीजिए विंडोज 11 रिलीज हुआ या विंडोज 10 जब रिलीज हुआ, तो सबसे ज्यादा जो अटैकर एक्टिव होते हैं तो जीरो डे में होते हैं, यानी जिस दिन रिलीज हो रहा है सॉफ्टवेयर। अब वो जितने भी वर्ल्ड के जो टॉप अटैकर्स हैं, मान लीजिए जैसे ओरेकल है, ओरेकल का एक नया डेटाबेस नया वर्जन आया, या ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक नया वर्जन आया, तो सबसे ज्यादा जो अटैकर एक्टिव होंगे वो जिस दिन रिलीज हो रहा है। अब वो फौरन उसको चेक करते हैं कि इसमें कुछ सिक्योरिटी लैप्सेस तो नहीं है, तो सिक्योरिटी लैप्सेस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। इसको कहते हैं हम लोग जीरो डेज वल्नरेबिलिटी। अब जो भी उसमें लैप्सेस होंगे, जो सिक्योरिटी थ्रेट्स होंगे, तो वो उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अब क्या है कि अगर कुछ लेट से कि माइक्रोसॉफ्ट को पता चला कि इसमें कुछ ग्लिच है, तो अब वो क्या है पैचेस में इसको रिलीज करते हैं, है ना। पैचेस आएंगे कि पता चला 15 दिन के बाद एक पैच आया, 1 महीने के बाद पैचेस आए, तो पैचेस क्या करते हैं, वो जो सिक्योरिटी लूप होल्स हैं उसको बंद करने के लिए होता है। तो अगर आप अपडेट नहीं कर रहे रेगुलर अपडेट, तो वो पैचेस आप में इंस्टॉल नहीं होगा। इसका मतलब है कि उस वर्जन के साथ जो मशीन इज वल्नरेबल, ठीक है। तो इसलिए रेगुलर अपडेट करते रहना चाहिए। विंडोज का भी रेगुलर अपडेट होना चाहिए, है ना। जो भी आप कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर आप रखे हुए जो, और जहां पर जैसे ओरेकल है, मान लीजिए लेट्स से कि इंडस्ट्री लेवल पर ओरेकल बहुत यूज करते हैं, उसका नया नया वर्जन आता रहता है और वो रेगुलर अपडेट भी भेजते हैं, तो उसको इंस्टॉल करते रहना चाहिए। और टी स्टैंड फॉर थिंक बिफोर यू क्लिक। तो कभी भी क्लिक जो करें तो बहुत ध्यान से देना चाहिए कि किस पर क्लिक कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो फाइल नहीं है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाए, या कहीं लिंक पे क्लिक करना है तो कौन सा पेज पे क्लिक कर रहे हैं, तो थिंक बिफोर यू क्लिक। तो एक सिंपल साइबर सिक्योरिटी टिप्स है कि स्टे स्मार्ट। अच्छा, जब हम लोग सिंस वी आर वर्किंग इन एमयू वर्क प्लेस, इसी तरह से बहुत सारे आप अलग अलग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से होंगे या डिफरेंट वर्क प्लेस से होंगे, तो वी शुड फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस एज वेल। ठीक है, तो एक तो है कि ट्रेन एम्प्लॉयज ऑन साइबर हाइजीन, जैसे आप लोग वर्कशॉप आप लोग अटेंड कर रहे हैं, सो दिस वर्कशॉप इज मेंट फॉर साइबर हाइजीन, है ना, कि किस तरह से यूज करना चाहिए, और क्या जब हम सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो क्या ध्यान देना चाहिए, कोई लिंक आए तो क्या करना चाहिए, कोई फाइल है तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो दैट ऑल कम अंडर साइबर हाइजीन। यूज फायरवॉल्स हमेशा जब आप सिस्टम में, जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे हम फायरवॉल को ऑन कर सकते हैं। तो अभी हमारे सिस्टम पे तो ऑन है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ऑफ कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि हर तरह के नेटवर्क जो है वो हमारे सिस्टम पर आएंगे। इम्प्लीमेंट जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। जीरो ट्रस्ट मतलब सिक्योरिटी का मतलब है कि किसी पे भरोसा नहीं करना। ठीक है, चाहे कितनी हायर अथॉरिटी हो, आपको बोले कि और वो लग रहा है कि लेजिटिमेट है कि नहीं,
जैसे हमारे कोई सीनियर कहें कि भाई अपना थोड़ा सा जीमेल का यूजर आईडी पासवर्ड दे देना, थोड़ा सा हम एक मेल करें, ठीक है। तो किसी पे कभी भी इस तरह के सिनेरियो में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। जो आपका जो प्राइवेसी है उसको मेंटेन करना चाहिए, है ना? कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, क्रेडेंशियल शुड नॉट बी शेयर, कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ट्रस्ट है, सिक्योरिटी पॉलिसी दैट शुड बी फॉलोड। और हैव रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट, अगर कंपनी वगैरह में है तो जैसे यूनिवर्सिटीज है। अब हमारे अभी तो इतना सिक्योरिटी ऑडिट का इतना चलन नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है। यानी सिक्योरिटी ऑडिट में क्या करेंगे कि मशीन को चेक करेंगे कि कोई इसमें थ्रेड्स तो नहीं है, कोई इसमें अनवांटेड सॉफ्टवेयर तो एप्लीकेशन तो इंस्टॉल नहीं है। तो ये इस तरह के रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स भी होने चाहिए, ठीक है। नाउ विल सी सर्टेन सेफ्टी टिप्स। कुछ अभी इसमें डिस्कस करना चाहते हो कुछ? ये बहुत वन वे सा चल रहा है कुछ। नहीं सर, वन वे है बट क्लियर है और बहुत ही आप हम लोगों की लैंग्वेज में समझा पा रहे हैं। हालांकि बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती है कंप्यूटर, आप बिल्कुल हम लोगों की ही स्तर पे उतर के समझा रहे हैं एक लेमैन के हिसाब से। तो वन वे जरूर है बट इंटरेस्टिंग है, हम लोग को फोकस लगातार बना हुआ है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नाउ विल सी सर्टेन डूज एंड डोंट्स, कुछ सेफ्टी टिप्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कि फॉलो करना चाहिए इन डे टू डे लाइफ। हमेशा जो है ना जेन्युइन सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं तलाश करना चाहिए। जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर, ये भाई इसके पायरेटेड, तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता है। कुछ देर के लिए तो बहुत मतलब मुफ्त में काम हो गया, लेकिन दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आर वेरी मच वल्नरेबल। अब क्या होता है, जब आप जो एक्चुअल लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, वो तो पूरा प्रिकॉशन लेते हैं, ठीक है, कि कोई इसमें थ्रेट्स नहीं हो, साइबर लूपहोल्स नहीं हो, वो तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन अगर पायरेटेड सॉफ्टवेयर है तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सिक्योरिटी लूपहोल्स होते हैं, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अनइंस्टॉल अननेसेसरी प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि आप पहले चेक कर ले कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आप पे इंस्टॉल है। कुछ भी लगे कि आपको कि ये क्यों है, तो वो जाकर आप नेट पर देखेंगे क्या काम है इसका, किसी से डिस्कस कर लें कि क्यों इंस्टॉल है, और उसको फिर आप अनइंस्टॉल करें, फौरन अनइंस्टॉल करना चाहिए। यूज टास्क मैनेजर टू आइडेंटिफाई एनी अनवांटेड प्रोग्राम रनिंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने आपको दिखाया था कि कैसे टास्क मैनेजर में जाके क्या क्या एप्लीकेशन रन हो रहा है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, सेट ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट सेटिंग टू ऑटो डाउनलोड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका हमेशा ऑटो डाउनलोड सेट रखना चाहिए, ताकि अगर कुछ भी पैचेस आ रहा है, कुछ अपडेट हो रहा है जो रेगुलर अपडेट, तो वो ऑटोमेटिकली होता रहे। ऐसा नहीं कि आपने ऑटो डाउनलोड अनचेक कर रखा हो, अनचेक, और वो पता चला बहुत सारा क्यू में है, बहुत सारे ऑटो डाउनलोड जो है वो क्यू में पड़ा हुआ है, अब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए उसको चेक करना चाहिए और देखते भी रहना चाहिए। कोई डाउनलोड आया हो तो उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। डिसेबल रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन नेटवर्क, तो कभी भी मशीन को है ना, जैसे रिमोटली बहुत सारे कभी कोई कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमारे मशीन में जो ऑफिशियल मशीन है, जैसे ये हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, ये तो मेरा ऑफिशियल मशीन नहीं है। जैसे हमारा डेस्कटॉप है तो वो ऑफिशियल है। तो अगर मान लीजिए डेस्कटॉप में कुछ इश्यू आया तो हम कंप्यूटर सेंटर पे कॉल करते हैं ये इश्यू है, तो वो क्या करेंगे कि वो ये भी कह सकते हैं कि हम आपको सिस्टम को रिमोटली कनेक्ट करना चाहते हैं। जैसे एक ऑप्शन होता है यहाँ, अगर मैं टाइप करूं MSTSC, तो ये ऑप्शन इसी के लिए होता है, रिमोट कनेक्शन के लिए। अब यहाँ पर हम किसी दूसरे सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नाम देके किसी सिस्टम का, है ना, और फिर ये सारा इंफॉर्मेशन देके हम उस सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, रिमोट कनेक्शन। तो इसलिए इस तरह के ऑप्शन को जब जरूरत पड़े तब यूज करें, अदरवाइज इसको रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन को डिसेबल रखना चाहिए। डू नॉट इंस्टॉल और यूज पायरेटेड कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ये हमने बताया आपको। डू नॉट यूज गेसेबल वीक पासवर्ड, है ना, जैसे मैंने जनरली ट्रेंड किया है, जो लोग क्या रखते हैं पासवर्ड @123, ठीक है,
या अपने नाम के आगे @123, अपने इलाके के नाम के @123, अलीगढ़ 123, दिल्ली 123, ये सब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, जो पासवर्ड होना चाहिए, पहले आपने देखा होगा जब हम लोग पासवर्ड पहले, यानी आज से 15 साल पहले जब पासवर्ड यूज करते थे तो उसमें कोई ऐसा कंडीशन नहीं था। ठीक है, कुछ भी कर सकते थे। अब उसके बाद क्या हो गया, कंडीशन हो गया कि 8 डिजिट का होना चाहिए, पहला वाला कैपिटल होना चाहिए, उसमें डिजिट्स भी होने चाहिए, है ना, और मिक्सअप होना चाहिए, डिजिट भी होना चाहिए, अल्फाबेट भी होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। तो ये क्यों किया गया? रीजन यही है कि इस तरह के जितना भी वेरिएशन होगा पासवर्ड में, उसको गेस करना अटैकर के लिए बहुत टफ होगा। अब अगर वेरिएशन नहीं है तो उसको गेस करना बहुत आसान है। अब तो जो नया बहुत सारे वेबसाइट पर हमने देखा कि अब जो है 8 की जगह पर अब वो 12-13 पर आ गए कि मिनिमम 12 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो जितना बड़ा लेंथ का होगा पासवर्ड, उतना गेस करना अटैकर के लिए टफ होगा। ठीक है, छोटे के बनिस्बत जैसे मान लीजिए लेट्स से कि 5 डिजिट का है, सॉरी 5 कैरेक्टर का, तो और 5 कैरेक्टर में उसमें डिजिट है 0 से 9 डिजिट हो सकते हैं, और 26 अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो 26 और 10 मान लीजिए 26 10 36, तो 36 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, है ना, हर पोजीशन पे। यानी 5 कैरेक्टर का है तो पहले वाले पोजीशन में 36 में से कुछ हो सकता है, दूसरे वाले पोजीशन में 36 में से कुछ हो सकता है। ठीक है ना, तो इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या होंगे, 36 इंटू 36 इंटू 36, यानी 36 का पावर 5। ठीक है, तो ये चाहे ये जितना भी बड़ा एंटिटी हो, मान लीजिए 36 टू की पावर 5, लेकिन ये ब्रूट फोर्स टेक्निक के थ्रू, यानी सारे ही कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मान लीजिए मशीन को कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन सारे ही कॉम्बिनेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जितना आप इसको आगे बढ़ाएंगे, 8 हो गया, और स्पेशल कैरेक्टर भी इनको इसमें इंक्लूड कर दीजिए, तो जो सेट है ना, गेसेबल सेट है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसको आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता। इसलिए छोटा पासवर्ड यूज नहीं करना चाहिए, जनरली बड़े पासवर्ड होने चाहिए, और मिक्सअप ऑफ कैरेक्टर्स होने चाहिए, मिक्सअप ऑफ कैरेक्टर्स। तो दैट आर एक्चुअली a secure, safe and secure password. That type of password are safe and secure. Do not dispose computer or hard drive without deletion. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी आप अपना जो पुराना सिस्टम है उसको कभी भी ऐसे ही डिस्पोज ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि सेफ और उसको पूरा जो हार्ड डिस्क है उसको सारे क्लीन करना चाहिए उसको, फिर उसके बाद डिस्पोज। खास करके ये होता है जैसे इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे हमारे यहाँ ये गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि 7 साल के बाद जितनी भी मशीन है उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। तो अब हमारे यहाँ मान लीजिए कि 100 मशीन डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो पहले उसका हार्ड डिस्क को इरेज करें। ठीक है, सारे डेटा का इरेज करके उसके बाद डिस्पोज, यानी किसी को देना है, ठीक है, बेचना है लेट्स से कि पुराने सिस्टम को, तो पहले उसको इरेज करें डेटा को, फिर उसके बाद ही कर सकते हैं। बल्कि ये नॉर्म्स में आता है, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स में आता है। हमारे जानने वाले हैं तो उनका ये काम है, बड़ा काम है कि जापान की कंपनी है, तो उसके साथ कोलैबोरेशन में वो क्या करते हैं कि HP, लेनोवो, इस तरह के जितने भी बड़े बड़े ब्रांड हैं कंप्यूटर्स के, तो वो कंपनी जो है जापान बेस्ड कंपनी, वो परचेज करती है। यानी जो 2 साल 3 साल के बाद जो सिस्टम पुराना हो जाता है तो वो HP, लेनोवो इनको दे देती है। जैसे मान लीजिए HP वालों ने TCS को 1000 लैपटॉप दिया, लेट्स से 1000 लैपटॉप की जरूरत है TCS को, तो TCS वालों ने HP से खरीदा, तो लीज पे जनरली लिया जाता है, जनरली ये सब लेते हैं लीज पे लेते हैं, तो 2 साल 3 साल के लीज पे, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होता है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत जल्दी ऑब्सोलीट होता है, चेंज होता रहता है। आज कुछ सिस्टम है, 2 साल के बाद कुछ और सिस्टम हो जाएगा। तो कभी भी जो हम लोग को भी अगर कुछ परचेज करें तो हम लोग को लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बेस पर जो सिस्टम है उसको परचेज करना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ऑब्सोलीट होता रहता है टेक्नोलॉजी। तो TCS वालों ने खरीदा मान लीजिए 1000 लैपटॉप, अब ये 3 साल के बाद इनका लीज खत्म हो गया, तो फिर ये HP दोबारा से ले लेती है। और फिर HP जो है, जो मैंने आप लोग को बताया कि एक कंपनी है, उसको वो देती है, उनके बीच में कोलैबोरेशन है, विद द कंडीशन कि जितने भी हम सिस्टम दे रहे हैं वो सारा, यानी TCS और HP में ये है एग्रीमेंट कि जो TCS जो भी सिस्टम दे रही है वो पहले इरेज करके
ही देगी जितना भी डेटा है। तो ये सारे जो नॉर्म्स हैं दैट शुड बी फॉलोड अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज। फिर क्या, डू नॉट क्लिक ऑन अनट्रस्टेड अनएक्सपेक्टेड पॉपअप एडवर्टाइजमेंट प्रोग्राम्स। मैंने जैसे आपको बताया कभी भी क्लिक नहीं करना चाहिए जो भी आपके मीनिंग का नहीं, ठीक है। या क्लिक कर रहे हैं तो आप उसमें देखें कि ये क्या चीज है, ठीक है। कोई सा भी फाइल हो या लिंक है, तो हर चमकने हुई चीज सोना नहीं होती है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सारी चीजों पे। पासवर्ड के केस में कि देयर आर सम डूज एंड डोंट्स कि किस तरह के पासवर्ड रखना चाहिए। तो इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो कितने लोगों के पास जीमेल में आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेट कर रखा है? जी सर, है, हमारे पास है। सर है मेरे में। हाँ, तो ओटीपी आते होंगे आपको? जी सर, जी सर। तो हमेशा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें। बहुत जगह पे टू स्टेप वेरिफिकेशन में ऐसा भी होता है कि अगर किसी और आप मोबाइल से लॉगिन करना चाहते हैं तो उसमें एक वो देता है, 2 डिजिट का नंबर देता है, जैसे 11। तो अगर आप ही हैं तो सेम आपकी पासपोर्ट देता है सर। जी हाँ, वो मैच करना चाहिए तभी आप लॉग इन कर सकते हैं। तो ये रीजन यही रीजन है कि पासवर्ड को गेस करना आसान है, ठीक है। लेकिन जब आप ओटीपी जनरेट हो रहा है तो फिर वो ज्यादा सिक्योर है ना। इसलिए हमेशा इनेबल करना चाहिए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल होना चाहिए। और हमेशा मल्टीपल ऑथेंटिकेशन के अंदर आपका एक बैकअप कोड भी आता है। हाँ, जीमेल का एड बैकअप, विदाउट ओटीपी आप उस बैकअप कोड से भी जो है इनेबल कर सकते हैं। जी हाँ, वो एक सेट ऑफ कोड्स देते हैं, आप उसको अपने सिस्टम पर रख लीजिए। आप उसको फिर आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी उस बैकअप कोड को यूज करके आप लॉग इन कर सकते हैं, वो भी आता है। तो ये इसी वजह से ताकि पासवर्ड को गेस नहीं कर सके। जो अटैकर है पासवर्ड को अगर गेस भी कर ले, पासवर्ड को गेस भी कर ले, तो ये फैक्टर है जिसकी वजह से वो लॉग इन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जब भी आप कोई सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसको लॉग आउट जरूर करना चाहिए, खास करके शेयरेबल सिस्टम पे। शेयरेबल सिस्टम मतलब जैसे मान लीजिए ऐसा सिस्टम है जो कि दूसरे लोग भी यूज कर रहे हो, और अगर आप लॉग आउट नहीं कर रहे, जैसे ये मेरा सिस्टम है लैपटॉप, ये पिछले मैं 5 साल से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लॉग आउट नहीं करता हूँ, तो मैं इसको शेयर भी नहीं करता हूँ किसी को। तो जो भी अगर ये लैपटॉप हमारा मांगता है तो पहले हम क्या करते हैं, लॉग आउट करते हैं, उसके बाद प्रॉपरली फिर उसके बाद हम देते हैं। तो इसमें इसलिए कोई भी शेयरेबल सिस्टम में हमेशा लॉग आउट करें। चेंज योर पासवर्ड रेगुलरली, अच्छे पासवर्ड को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1 महीना पे। अब ये पासवर्ड मस्ट इंक्लूड अपर केस। मैंने आपको बताया जितना आप वेरिएशन रखेंगे पासवर्ड में उतना गेस करना अटैकर को टफ होगा, ठीक है, क्योंकि उनके लिए गेसेबल पैटर्न जो है वो ज्यादा वाइड होगा, ठीक है। और उतना ज्यादा सेट जो है, गेसेबल सेट जो है वो बहुत बड़ा होगा, राइट। सो इसलिए ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स यूज करना चाहिए। यानी अल्फाबेट में भी कैपिटल स्मॉल हो तो आप कैपिटल स्मॉल होगा यानी कि 26 × 26 + 26, ठीक है, यानी आप 52 हो गया, तो 52 अल्फाबेट्स हो गए डिफरेंट। इसी तरह से डिजिट है तो 0 से 9, तो 52 + 10 62। फिर स्पेशल कैरेक्टर ले ले तो स्पेशल कैरेक्टर बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट 228 और इसी के आसपास। तो उतना आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स यूज करना चाहिए एज फार एज पासवर्ड इज कंसर्न। मेक पासवर्ड हार्ड टू गेस, है ना। मैंने पहले भी बताया कि अपने नियर एंड डियर के अराउंड नहीं रखना चाहिए पासवर्ड। और देयर आर सर्टेन डोंट्स एज वेल, यूज द सेम पासवर्ड मल्टीपल अकाउंट, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक अकाउंट हैक हो गया तो फिर दूसरे भी अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग सबके लिए पासवर्ड रखना चाहिए। यूज द ऑब्वियस थिंग लाइक ए पेट नेम, स्ट्रीट नेम, ये कभी नहीं करना चाहिए। मैंने बताया जैसे नियर डियर के अराउंड पासवर्ड नहीं होना चाहिए। यूज डिक्शनरी पासवर्ड इन डिक्शनरी वर्ड्स इन पासवर्ड, कभी नहीं करना चाहिए। जैसे जो डिक्शनरी वर्ड्स हैं, है ना, वो क्योंकि डिक्शनरी वर्ड्स जो हैं उसको ब्रूट फोर्स टेक्निक के थ्रू उसको गेस करना आसान होता है, ठीक है, डिक्शनरी वर्ड्स है। क्योंकि आजकल के मशीन जो है ना इतना स्मार्ट मशीन है और हाई एंड मशीन है कि टेक्स्ट को प्रोसेस करने में
मिलियंस ऑफ टेस्ट को प्रोसेस करने में उनको मुश्किल से कुछ मिनट्स लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह के यूज नहीं करना, यूज शॉर्ट और सिंपल पासवर्ड कभी यूज नहीं करना चाहिए। क्लिक ऑन द लिंक इन ईमेल और मैसेज यू आर नॉट श्योर विथ, राइट, सो दैट कुड बी ए फिशिंग अटैक, ठीक है। तो इस तरह के यूज नहीं करना चाहिए। देयर आर सर्टेन जनरल इंटरनेट सेफ्टी प्रिकॉशंस। बी विजिलेंट व्हाइल क्लिकिंग डाउनलोडिंग फ्रॉम सस्पिशियस लिंक यूआरएल, जैसे मैंने आपको बताया। मेक इट a habit of clearing browser history after confidential activity transaction। हमेशा browser history, अगर कुछ आप इस तरह से confidential काम कर रहे हैं तो browsing history में एक तो देखिए मैंने आपको वो दिखाया था, एक तो हिस्ट्री में जो पेज आपने विजिट किया उसको डिलीट करने का ऑप्शन है। कुकीज जो है उसको भी डिलीट करने का ऑप्शन है, तो कुकीज भी डिलीट कर देना चाहिए। क्लाउड स्टोरेज टू बी यूज विद एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी प्राइवेसी सेटिंग्स। अगर क्लाउड स्टोरेज यूज कर रहे हैं, जैसे है ना हम लोग जनरली कुछ अगर आप जैसे आईफोन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, तो आईफोन में जितना भी डेटा है वो क्लाउड पे जा रहा है। इसी तरह से जीमेल में भी हम लोग बहुत सारे उसके जीमेल के क्लाउड पे भी डेटा रखते हैं, तो वहां पर भी है। तो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन अप्लाई करना चाहिए। वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स बिफोर गेटिंग इन्वॉल्व इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस। किसी से भी आप दोस्ती कर रहे हैं वहाँ तो जरूर उनका थोड़ा प्रोफाइल एक्सप्लोर कर ले। जुडिशियली यूज सर्विस दैट रिक्वायर लोकेशन इंफॉर्मेशन। अच्छा, आपने कभी देखा होगा जैसे डाउनलोड करते हैं कोई मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो बहुत सारे परमिशन आपसे मांगता है, ठीक है, कि लोकेशन का परमिशन मांग रहे हैं, ठीक है, और कैमरा का परमिशन है। तो आप उस एप्लीकेशन को देखें कि ये हमारा कैमरे का क्यों मांग रहा है, ठीक है, क्यों कैमरे का परमिशन चाहिए, उसे लोकेशन क्यों चाहिए, ठीक है। तो आप उसको जरूर देखेंगे कि क्यों ये कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि ये कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है तो उसको उस तरह के फौरन उस तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करें। हाँ, कुछ एप्लीकेशन है जैसे उसको लोकेशन ट्रेस करना है ना, तो उसको जरूर मान लीजिए कि हमने IRCTC का वो अपने इस पर एप्लीकेशन रखा है। कुछ एप्लीकेशन है जो कि ट्रेन हम ट्रेस कर सकते हैं ताकि हमारी ट्रेन कहाँ पहुंची, तो वो लोकेशन। इसी तरह से कुछ मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा है जिसमें डिफरेंट स्विगी है, जोमेटो है, इनका भी लोकेशन। जी जी, तो इस तरह का लोकेशन है तो ठीक है, इसमें लोकेशन है, लेकिन इनको कैमरे की जरूरत क्यों है ना। अगर मान लीजिए कैमरा भी मांग रहे तो कैमरे की जरूरत तो नहीं है सच, तो फौरन रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। एंड कुछ डोंट्स भी हैं इसी तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस में। Do not use any public computer or Wi-Fi for carrying out financial transaction। मैंने पहले भी आपको कहा था कि कभी भी पब्लिक वाईफाई में कभी भी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। सॉरी, और खास करके एक तो ट्रांजेक्शन हुआ, खास करके अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए। अकाउंट समझ रहे हैं आप, जैसे एक तो है कि कुछ आप वेबसाइट देख रहे हैं, ठीक है, वेबसाइट तो देखने चलेगा वाईफाई में, पब्लिक वाईफाई में, लेकिन जहाँ अकाउंट ओपन करने की जरूरत है, जहाँ पर मान लीजिए कि मेक माई ट्रिप आप ओपन कर रहे हैं या IRCTC ओपन कर रहे हैं, SSC का अकाउंट, तो पब्लिक वाईफाई से यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप लॉग इन कर रहे हैं यूजर आईडी पासवर्ड दे रहे हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूजर आईडी एंड पासवर्ड कैन बी लीड टू एनी अटैकर। अच्छा, ये कभी अगर हम जरूर मतलब हम लोग भी पब्लिक वाईफाई में इस तरह के हम लोग सेटअप, एक बार मैंने बल्कि दिखाया भी था कि कैसे सेटअप करते हैं कि पब्लिक वाईफाई है वहां पर हम अपना एक पेज यानी सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं जिसमें एक पेज होगा, तो जब भी आप लॉग इन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वो पेज क्या करेगा, वो सारा जो भी आप वेबसाइट चेक कर रहे हैं या लॉग इन कर रहे हैं सारा डिटेल वो अपने बैकएंड पे स्टोर करता रहेगा। इस तरह के बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। Do not use email address, phone number and details of payment cards on untrusted and unsecure website। कभी भी यूज नहीं करिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ई-कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू आप कुछ परचेज कर रहे हैं, राइट, तो आप कुछ भी आलतू फालतू ई-कॉमर्स साइट को यूज नहीं करना चाहिए पेमेंट के लिए, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक है, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये सब है ऑथेंटिक है, तो इसमें हम लोग करते ही हैं। Do not trust and share unverified content on social media and messaging application। अच्छा, कभी शेयर भी अनवांटेड चीजें शेयर भी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आपके पास आया
कि इसमें 80% डिस्काउंट है, ठीक है, आपको लगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, चलो आगे बढ़ा देते हैं, तो आगे बढ़ा दिया, आप तो नहीं फंसे, पता चला उन्होंने परचेस करना चाह रहे हैं और वो जाके उनके अकाउंट से डिडक्ट हो गया, है ना। तो इस तरह के चीजों को बगैर वेरीफाई करके आगे भेजना भी नहीं चाहिए, ठीक है। ऑलवेज वेरीफाई द सोर्स एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ कंटेंट बिफोर शेयरिंग, है ना। तो हमेशा उसका जरूर सोर्स चेक कर ले, कहाँ से आया है और वैलिड भी है कि नहीं, लेजिटिमेट भी है कि नहीं, तो ये सारी चीजें चेक कर लेना चाहिए। There are certain aspects related to financial transaction as well, कुछ सेफ प्रैक्टिसेस हैं। यूज जेन्युइन लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मैंने आपको बताया था, कभी भी इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो जेन्युइन सॉफ्टवेयर के थ्रू यूज करें। वेरीफाई इंटरनेट बैंकिंग यूआरएल्स इन रिसीव्ड इन एसएमएस ईमेल, है ना, वैलिड है कि नहीं, जैसे मैंने आपको बताया, उसका चेक करना, कैसे चेक करना, ये हमने बताया कि यूआरएल चेक कर लीजिए, सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं वो चेक कर लीजिए। पब्लिक कंप्यूटर एंड इनसिक्योर इंटरनेट कनेक्शन मस्ट बी अवॉइडेड, है ना। जो भी अब तो पब्लिक कंप्यूटर का दौर नहीं रहा, जब हम लोग उस जमाने में जब साइबर कैफे का दौर था तो उस वक्त बहुत ज्यादा ये होता था, पब्लिक कंप्यूटर लोग यूज करते थे, वहां जाके पता चला जीमेल ओपन कर रहे हैं, है ना, ऑरकुट एक जमाने में चलता था, ऑरकुट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो पब्लिक, अब तो पब्लिक कंप्यूटर सच नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा शेयर्ड कंप्यूटर जहाँ हम यूज कर सकते हैं, मान लीजिए लैब है, लैब में बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, तो कभी भी एक सिस्टम को लॉग आउट हमेशा कर दें और हिस्ट्री को और कुकीज को डिलीट कर दें। यूज ए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर अकाउंट्स लाइक ई-कॉमर्स, जैसे मैंने आपको बताया। और एक चीज ध्यान देखना चाहिए कि नो सिक्योरिटी मेजर इज 100% रिलायबल, यानी चाहे आपने एंटीवायरस रख रखा हो, पूरा सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, तब भी आप कहेंगे कि पूरा सिक्योर 100% सिक्योर होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं स्कोप है अटैकर्स के लिए, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर अटैकर्स। वो किसी ना किसी तरह से ट्रिक को यूज करके, किसी ना किसी तरह से करके वो कहीं ना कहीं अटैक कर सकते हैं। सो इवन द बेस्ट हार्डवेयर फेल्स होता है। व्हाट इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू यू, पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि इंफॉर्मेशन, किस तरह का इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है, तो उसका हमेशा बैकअप रखना चाहिए। जो भी डेटा है आपका, कुछ कॉन्फिडेंशियल काम कर रहे हैं या आप इस पोजीशन पे हैं जहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, उसको हमेशा बैकअप रखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बैकअप कम काम देगा, जैसे रैंसमवेयर अटैक हुआ, ठीक है। अब उसमें तो अगर इंपॉर्टेंट, मान लीजिए किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का उन्होंने इनक्रिप्ट कर दिया सारे सिस्टम का फाइल, तो अब क्या होगा, वो तो यूज ही नहीं कर पाएंगे। अब वो मान लीजिए कंपनी के सीईओ हैं, कंपनी के जनरल मैनेजर है, इंपॉर्टेंट पोजीशन पर हैं, उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अब एनी हाउ फिर उनको पे करना पड़ता है, अब पे करते हैं लोग, है ना, फिर करोड़ों रुपया, डिपेंडिंग ऑन कि किस पोजीशन पे वो करोड़ों रुपया पे करते हैं, इसलिए हमेशा बैकअप पे रखना चाहिए चीजों को। और कुछ साइट हैं, कुछ मेथड्स हैं थ्रू विच वी कैन फाइल कंप्लेन, ठीक है। तो कुछ इंडियाज फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड डिजिटल अरेस्ट, तो बहुत सारी चीजें, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एक है, तो उसमें आप देखेंगे तो बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे उन्होंने छोटे छोटे वीडियोस भी बना कर रख रखे हैं कि साइबर बुलिंग क्या होता है, ठीक है, इसी तरह से डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, छोटा छोटा वीडियो बना के रखा है। जैसे अगर मैं, लेट मी शो यू, जस्ट अ मिनट। तो इसको अगर आप वेबसाइट को देखेंगे, एक बार जरूर देख लीजिएगा इसको, ये यूजफुल वेबसाइट है। और कोऑर्डिनेशन सेंटर, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ट्रेनिंग का कुछ भी है, बहुत सारा है, बहुत सारे ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। फिर अवेयरनेस से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे वीडियोज इन्होंने बना रखा है। इसको अगर हम देखें, इसमें रैंसमवेयर अटैक का कुछ इन्होंने छोटा सा वीडियो बनाया है, फिशिंग क्या है, पार्ट टाइम जॉब फ्रॉड क्या होता है, ये इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज हैं, ठीक है। कैट फिशिंग फ्रॉड क्या है, सोशल मीडिया फ्रॉड क्या है, तो इसको थोड़ा सा जरूर जाकर आप लोग अपने सिस्टम पर, थोड़ा थोड़ा देर का है, मेरा मुश्किल से 50 सेकंड 1 मिनट का इस तरह का है, तो
इससे ये अवेयरनेस होगा कि आजकल जमाने में क्या चल रहा है, किस तरह के अटैक्स चल रहे हैं, है ना। जैसे इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन स्कैम है ना। और अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है इन्होंने। तो इस तरह के रिमोट एक्सेस फ्रॉड है, जैसे मैंने बताया कि रिमोट एक मशीन को एक्सेस करते हैं, तो उस टाइम पर भी रिमोट एक्सेस फ्रॉड है। जैसे बहुत चलता है कि मान लीजिए आपके सिस्टम पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, आपका मान लीजिए कि स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो रहा है, तो आपने ऑनलाइन जाकर जीमेल पे गूगल पे चेक किया कि इसे क्या रीजन है, तो रीजन कुछ निकला, तो अब वो क्या है कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो आपको बता रही कि आज ये आपके इश्यूज हैं, तो हम आप सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने उससे कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे रिमोट एक्सेस दीजिए ताकि मैं आपके सिस्टम को सही करूँ, ठीक है। तो लोग उसमें आ जाते हैं ट्रैप में। तो इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जो कि हुए हैं। तो थोड़ा छोटा छोटा वीडियोस हैं, इसको आप जाकर एक बार व्यू कर लीजिए, तो हर तरह का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा कि आजकल का क्या क्या लेटेस्ट थ्रेड्स चल रहे हैं। फिर वर्कशॉप भी, जनरली वर्कशॉप चलाते रहते हैं। साइबर जागरूकता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है, तो इसमें आप थोड़ा जाकर चेक कर सकते हैं। इसी तरह से नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, अगर कुछ इस तरह के केसेस हैं तो इसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। वो पूरा रिपोर्टिंग के लिए से रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट्स, वो आप चेक कर सकते हैं। सस्पेक्ट रिपोजिटरीज है, चेक सस्पेक्ट मोबाइल ईमेल। मान लीजिए मैं अपना मोबाइल यहाँ पर एंटर करूं, तो वेदर माई मोबाइल इज सस्पेक्ट अंडर कैटेगरी ऑफ सस्पेक्ट और नॉट, जैसे मैंने रखा, ये मेरा नहीं है, सॉरी मैं अपना एक्चुअली देता है, इसको मैं चेक करूं तो सस्पेक्ट में आता है कि नहीं, सच नोट नॉट फाउंड, देयर नो रिकॉर्ड। इसका मतलब है कि मेरा सस्पेक्ट में नहीं है। तो कभी भी आपके पास कॉल आ रही है, मान लीजिए कुछ, जैसा अभी एक साहब ने कहा था कि मेरे पास बहुत बार कॉल आई, तो आप वहां यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिस कह रहे थे कि बहुत बार कॉल आई हमारे पास, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि वो सस्पेक्ट में है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मिल रहा है, इसका मतलब है कि आप श्योर हो जाइए कि वो सस्पेक्ट मोबाइल है। इसी तरह से आप रजिस्टर कर सकते हैं, स्पेशली इन्होंने दिया है वुमेन और चिल्ड्रन रिलेटेड क्राइम। तो अब यहाँ पर दोनों चीजें अकाउंट बना के भी कर सकते हैं, और अगर एनोनिमसली करना चाहते हैं तो यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। मान लीजिए अपना नाम आप नहीं बताना चाहते हैं लेट से, तो वो भी पॉसिबल है। और उसको बाद में ट्रैक भी कर सकते हैं, रजिस्टर करके ट्रैक भी कर सकते हैं कि इस जो मैंने लॉन्च किया था उसका क्या स्टेटस है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। ट्रैक कंप्लेंट है, आप अपना कंप्लेंट जो आपने लॉन्च किया था उसका क्या स्टेटस है। तो ये एक यूजफुल पोर्टल है जिसको यूज कर सकते हैं। आज इसका यूजफुलनेस तब बढ़ जाता है जब कोई साइबर क्राइम का विक्टिम होता है, ठीक है, तो ये सारा नॉलेज रहता है तो आसानी होती है। फिर इसी तरह से फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग सिस्टम है, जैसा भी एग्जाम ने कहा था कि कुछ अकाउंट से डिडक्ट हो गया था, तो इसको यूज कर सकते हैं। साइबर इनका ये नेशनल साइबर क्राइम का इनका पोर्टल है। तो 1930 एक नंबर भी है, जनरल नंबर है, जिसमें आप किसी तरह का भी जो भी साइबर क्राइम है आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। 1930 एक बहुत अच्छा जनरल नंबर है। और इसी तरह से बहुत सारे ट्रेनिंग है, ये पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग चलाते रहती है गवर्नमेंट, तो उसको भी अटेंड करना चाहिए। So these are certain ways through which we can make ourselves free from these type of cyber attacks. अच्छा, कुछ रिपोर्टिंग पोर्टल जिसमें मैंने आपको बताया cybercrime.gov.in या मोबाइल नंबर आप यूज करके भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये कुछ केसेस हैं। किसी ने यूज किया है आज तक? हैव यू एवर यूज दिस सिस्टम? और कुछ आपने देखा हो, विजिट किया हो कभी? तो ये इसको जरूर वर्कशॉप, जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है I4C, उसमें जो वीडियोस हैं उसको जरूर थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए। 1-1 मिनट का वीडियोस है, जो भी लेटेस्ट साइबर क्राइम या इस तरह से केसेस चल रहे हैं वो उसमें जरूर मिल जाएगा आपको, ठीक है।
Then the last word from myself, cyber security and privacy starts and end with us. यानी अगर हम अवेयर हैं तो हम बच सकते हैं, और अवेयर नहीं है तो we would be the victim, right? So commit to a disciplined practice of information security and continue to refresh yourself using different type of workshops and these type of awareness program, so you don't become a point of vulnerability in security defenses. तो टेक्नोलॉजी दो चीजें हैं, ठीक है? या तो आप विक्टिम कब नहीं बन सकते हैं, या तो आप टेक्नोलॉजी को यूज ही नहीं करें। एक पहला एस्पेक्ट है भाई, मोबाइल यूज नहीं करें, लैपटॉप यूज नहीं करें, सिस्टम यूज नहीं करें, ठीक है? तो एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जुडिशियल यूज करना चाहिए, ठीक है? जुडिशियल यूज में क्या है कि जिस पर्पस के लिए है उसके लिए यूज करना चाहिए, मिस यूज नहीं होना चाहिए, है ना? और अवेयरनेस होना चाहिए, जो चीज है अवेयरनेस होना चाहिए। तो ये कुछ डिसिप्लिन्स हैं थ्रू विच वी कैन रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम बिकमिंग विक्टिम ऑफ साइबर अटैक्स। सो थैंक यू सो मच। अब कुछ अगर क्वेरीज हैं देन आई कैन टेक दोस क्वेरीज। कुछ क्वेश्चंस हैं देन वी कैन डिस्कस। जी, एनी वन ऑफ यू? रिकवरी के बारे में सर कुछ बताइए, फ्रॉड होने के बाद। मैंने बताया ना कि ये अगर कंप्लेन लॉग करना है, एक तो 1930 जो है, दूसरा जो मैंने आपको बताया जो पोर्टल है, ये मैंने आपको बताया था, ये जो पोर्टल नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, तो उसमें आप सारा डिटेल, उसमें पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर उसमें आपको पूरा डिटेल वो लिखना होता है, तो वो आप ट्रैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से ट्रैक करके उनका रिजॉल्व हुआ है, मतलब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के थ्रू। तो दोनों चीज कर देना चाहिए, एक तो 1930 पे लॉन्च कर देना चाहिए, दूसरा है कि नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे है, वहां पर भी अपना कंप्लेन लॉन्च करना चाहिए। तो ये कुछ रिकवरी के लिए कुछ है, पॉसिबिलिटी है। अब लेकिन अब जो है ना, बहुत ये जो दोनों जो मैंने आपको बताया, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और ये जो हेल्पलाइन नंबर है, अब बहुत एक्टिव है, और दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस टाइप ऑफ कंसर्न। तो उसको रिजॉल्व करना अब थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं इसमें। ओके सर जी, कुछ और किसी का और कुछ क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो? सर क्वेश्चन तो नहीं है, बस इसमें हम एक चीज ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप बार बार एक चीज पे आप ज्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं कि हमें अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। बिल्कुल 100। सबसे पहला स्टेप यही है कि हमें अवेयरनेस होना चाहिए। जी जी सर, जैसा कि आप भी जानते होंगे कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो मतलब हाई एजुकेटेड लोगों के हैं और बहुत ही अवेयर लोगों के हैं। मतलब हम लोग तो नॉर्मल हैं, बट वो लोग तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड पे थे, तब भी उनके साथ ऐसा हो गया। तो सर हमें ऐसा लगता है कि अवेयरनेस के साथ साथ हमें प्रेजेंस ऑफ माइंड भी बहुत जरूरी है कि सडनली हमारे पास फोन आता है तो हमारा माइंड फौरन वो एनालाइज कर सके, हम उस सिचुएशन में हो कि हाँ हमें ये फोन पिकअप करना है, नहीं करना है, या इनसे बात करनी है, नहीं करनी है, नहीं है ना। कई बार हमें पता होता है कि आजकल ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, बट फिर भी हम लोग किसी काम में मसरूफ है और हम फोन उठा लेते हैं, हेलो जी आपका बैंक लॉक होने वाला है। अब हम लोग सडनली हड़बड़ा जाते हैं कि भैया बैंक अकाउंट लॉक हो जाएगा, फौरन इनको अपना बैंक डिटेल देना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो यहाँ पे सर अब कमी नहीं है। हाँ नहीं, सही, एकदम सही बात कह रही हैं आप। तो अवेयरनेस के साथ साथ हमारा एकदम एकदम जरूरी है, ये सही कह रही हैं, है ना? मतलब फौरन विद इन सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमें ये डिसाइड करना होता है कि वो हमें पिकअप करना है कि नहीं करना है, क्योंकि सर वो लोग बहुत चालाक होते हैं, वो आपको बातों में फंसा लेते हैं, आपका करने ही नहीं देते हैं। हाँ, और वो है ना, थोड़ा सा लुभाने वाली चीजें जो होती है ना, उससे बचना चाहिए। एग्जैक्टली सर,
कल नहीं, हाँ जस्ट ये प्रोग्राम्स शॉर्ट टर्म कोर्स हमारा 20 से स्टार्ट होना, तो 19 को मेरे पास कॉल आया है कि जो है ये आपका फोन 2 घंटे में बंद हो जाएगा। अच्छा, मतलब सर आप सोचिए, मैंने सारा प्रोसेस कर दिया और कल से मेरा ये शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट होने वाला है, और 19 की शाम को मेरे पास फोन आता है कि 2 घंटे में आपका फोन बंद हो जाएगा और आप ये डिटेल दे दीजिए। अब मैंने कहा कि अगर 2 घंटे में ये बंद हो गया तो कल से मेरा शॉर्ट टर्म कोर्स का क्या होगा। तो तुरंत मेरे दिमाग में ये हुआ कि मैं कल से शॉर्ट टर्म कैसे ज्वाइन करूंगी। अदरवाइज जैसे तैसे करके मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा, अभी 2 घंटे हैं मेरे पास, बंद होना होगा तो अर्ली मॉर्निंग हम जाके अपना जो भी करना होगा कर लेंगे, बट हम इनको कोई डिटेल नहीं देंगे। जी जी हाँ। मुझे एक डाउट उनकी एक बात से ये हुआ ना कि आपका फोन जो है इलीगल गतिविधियों में पाया गया है, तो हाँ। अब कॉल कर रही हूँ, मैंने तो आज तक कभी ऐसी कोई इलीगल गतिविधि की ही नहीं है जो मेरा फोन उसमें पाया जाएगा, है ना। मतलब वहां पे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए मैंने सोचा कि मैंने तो कोई इलीगल काम किया ही नहीं है। मैंने कहा मुझे फंसा रहा है, पक्का फंसा रहा है। बट ऑन द अदर साइड मैंने ये भी सोचा कि इन केस अगर 2 घंटे में बंद हो भी जाएगा तो मैं लीगल प्रोसेस से स्टार्ट कराऊंगी, बट मैं इनको नहीं दूंगी। मैंने मतलब थोड़ा सा दिल मजबूत किया वहां पर। नहीं तो वो उस नंबर को आपको जरूर लॉन्च करना चाहिए था। सर वो नंबर है मेरे पास, बाकायदा पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। हाँ तो इसको 1930 को आप लॉन्च भी कर दीजिए ताकि दूसरे लोग इससे बच सकें। जी जी, मैंने सर अब तक क्यों नहीं किया, क्योंकि सर सुबह से शाम तक शॉर्ट टर्म में बिजी हो जाओ, उसके बाद तो टाइम नहीं मिल पा रहा। बट वो नंबर रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, उसी में जी जी। डिजिटल सिटीजन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर, ये भी आप जो कंप्लेंट जो हैरेसमेंट हो रहा है उसको कंप्लेंट करना जरूरी है। बिल्कुल लोगों में अवेयरनेस कर। जी जी। टेलीग्राम सर उतना सिक्योर ऐप नहीं है ना सर, बहुत ही बेकार है, बहुत ही अनसेफ है। आज हम मेरे लोग पास तो यूज ही नहीं करते हैं, हम लोग तो टेलीग्राम पे एक मैसेज आया कि आप आज ऑफिस से कितने बजे लौटे, तो मैंने उसको ब्लॉक किया। देखिए व्हाट्सएप जो है ना ये क्लेम करता है कि एंड टू एंड सिक्योरिटी फॉलो करता है व्हाट्सएप। ठीक है, मतलब एंड टू एंड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे या कुछ मैंने वीडियो भेजा, तो इवन व्हाट्सएप इज नॉट अवेयर ऑफ दैट मैसेज। यानी जो इंक्रिप्शन जो यूज होता है वो इंक्रिप्शन जो है सिर्फ मेरे और आपके बीच में होगा। ठीक है, और सर्वर भी उसको रीड नहीं कर सकता, यानी व्हाट्सएप का सर्वर भी रीड नहीं कर सकता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एंड टू एंड सिक्योरिटी। तो ये क्लेम करता है, तो अगर इन पर भरोसा करें, मतलब क्लेम जैसा कर रहे हैं, ये कहते हैं एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसलिए इन दैट सेंस व्हाट्सएप ज्यादा सिक्योर है। अगर आप देखेंगे भी अभी कभी किसी के इस पर जाकर आप व्हाट्सएप पे जाइए और किसी का भी नंबर आप सर्च करिए, जैसे नंबर सर्च करने के बाद उनके डिटेल में जाइए, तो आपको एक एडवांस आप ये कर सकते हैं, एक मिनट जस्ट इंक्रिप्शन पे आप जाइए। ठीक है, अगर आप हैं मान लीजिए व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, ओपन करिए आप अपना व्हाट्सएप, किसी के भी जो आपके नोन कॉन्टेक्ट लिस्ट में हैं आप उनको ओपन करिए और उनके ऊपर नाम जैसे आ रहा है ना, ऊपर नाम पर क्लिक करिए और नाम पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक आएगा इंक्रिप्शन ऑप्शन होगा। इंक्रिप्शन ऑप्शन पे जाएंगे तो एक आपको कोड दिख रहा होगा। ठीक है, यही कोड जो दूसरे जो आपके फ्रेंड हैं जिनका आपने ओपन किया है उनके मोबाइल पे भी यही कोड विजिबल होगा। यानी बोथ ऑफ यू आर एक्चुअली शेयरिंग द सेम कोड। तो इसका मतलब एक तरह से की आप इसको समझ लीजिए, तो इसी की के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। तो ये की जो है आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप अपना की भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारा मेंशन है यहाँ पर। आप अपना कोड भी डाल सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा स्कैन कोड का भी ऑप्शन आ रहा होगा। तो इसलिए व्हाट्सएप सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर मैसेजिंग एप्लीकेशन, एंड टू एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। एक सर ये चैट लॉक एंड हाइड दिस चैट ऑन दिस डिवाइस, एक ये भी आ रहा है उसमें नाम के नीचे। तो नाम आपको वो देखा आपने जो एक इंक्रिप्शन करके आया होगा? हाँ इंक्रिप्शन है। हाँ उसको क्लिक करिए, एक कोड दिख रहा होगा आपको।
हाँ दिख रहा है। तो वही कोड जो है ना वो उनके मोबाइल में भी यही कोड होगा। अच्छा अच्छा। उसमें आपको लिखा हुआ भी होगा टू वेरीफाई दैट मैसेजेस एंड कॉल्स विथ, जो भी आपने विन फ्रेंड का भी ओपन किया है, और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। ठीक है, आप इवन इस चेक भी कर सकते हैं कि ये वैलिड है कि नहीं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि ये प्रोवाइड करता है। और कल जो लेक्चर हो रहा था हम लोगों का सर, तो उसमें बता जी, रहे जी। थे कि रात में 2 बजे व्हाट्सएप बैकअप लेता है तो उसमें फिर कुछ लीकेज हो जाता है, वहां पूरा इंक्रिप्शन नहीं होता। हो सकता है, मतलब बैकअप के केस में, लेकिन जो मैं इसके बात कर रहा हूँ, जो आप हम लोग जो चैटिंग करते हैं 1 to 1, ठीक है, तो वो इंक्रिप्टेड होता है। जो भी चैट कर रहे हैं या मैसेज भेज रहे हैं या ऑडियो भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, ये सारा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ठीक है सर, और ओके सर, कुछ थैंक यू सर। अगर आप परमिट करें आप लोग तो हम एग्जिट करें, और कुछ अगर डिस्कस करना चाहते हैं देन वी कैन टेक सम मोर, वी कैन हैव सम मोर डिस्कशन। Very nice presentation, sir. Thank you very much. थैंक यू मोहम्मद मालिक साहब। फ्रूटफुल डिस्कशन सर। जी जी, बहुत ही सर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, और मतलब इट्स लाइक नीड ऑफ द आवर सर, कि मतलब जी जी बहुत जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आप लोगों ने बहुत मतलब क्या कहेंगे कि बहुत अच्छे से सुना हमें। ठीक थैंक है, यू सर। हमारे लेक्चर को बर्दाश्त किया आपने। खैर चलिए, थैंक यू सो मच। और अगर कभी आपको कनेक्ट करना हो इन एनी केस, सो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। हमारा एमयू के डिपार्टमेंट पे पेज पे सारा इंफॉर्मेशन है, हमारा मोबाइल नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, सो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विथ मी थ्रू एनी मीन्स, वेदर इट इज मोबाइल और ईमेल आईडी। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम सर। ठीक है, हम यहाँ से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। Okay. Thank you so much. Thank you.